हेलो गाइस, तो आज है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 7। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक है वो सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जनरली हम पढ़ते क्या हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जनरली हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, यानी कि जो हेलो एल्केन्स होंगे वो कैसे केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, तो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हेलो एल्केन्स दिखाते हैं उस बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस बारे में पढ़ने वाला है। तो इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, पहले आप ध्यान से सुन लो। अगले हमारे 2 लेक्चर किस चीज़ पर होने वाले हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। हमें इसके अंदर टोटल 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना है इसके अंदर, जो आज का हमारा टॉपिक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहला टॉपिक तो हमारा इसके अंदर ये रहेगा। दूसरा हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी पढ़ेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि हमारा इससे अगला लेक्चर होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा हम लोग कवर करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में हम इसी को बोलते हैं NSR। क्या बोलते हैं? NSR। अब ये NSR क्या होता है, क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? मैंने आपको पहले भी बताया था, सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब होता है किसी को हटाना और उसकी जगह किसी को जोड़ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था ना आपने। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि होगा क्या यहाँ पर, मैं आपको जनरली अगर बात करूँ आपसे, आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होगा, इसके पास क्या होगा, इसके पास एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ से इस हेलोजन को हटा देगा और इस हेलोजन को हटा के अब इस एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेगा और क्या फॉर्मेशन करेगा? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये होना है इसके अंदर। समझ में आ रही कुछ बात? बेसिकली ये होना है। अब जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है ना, वो भी 2 तरीके की होती है। कैसे? देखो, 2 बातें हो सकती हैं। क्या? पहली बात तो ये है कि इस एल्काइल हैलाइड के अंदर, ठीक है ना, इस एल्काइल हैलाइड के अंदर जब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो तब हेलोजन हटे। जोर से बोलता हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से समझना मेरी बात को ध्यान से। 2 बातें हो सकती हैं। इस एल्काइल हैलाइड के अंदर से मुझे इस हेलोजन को हटाना है और उस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर जोड़ना है। तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये हेलोजन खुद से यहाँ से हट जाए, या तो ये हेलोजन खुद से यहाँ से क्या हो जाए, अपने आप हट जाए और न्यूक्लियोफाइल आकर इसकी जगह बैठ जाए। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल जबरदस्ती इसको हटाए यहाँ से और तब जाके यहाँ से हटे और फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बना ले। तो इसी के बेसिस पर हम 2 तरीके की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली आती है आपकी SN1। कौन सी आती है? पहली आती है सबसे आपकी SN1 और दूसरी आती है आपकी SN2। SN2 पहली आती है SN1 और दूसरी आती है SN2। SN1 रिएक्शन कौन सी होती है? SN1 रिएक्शन का नाम होता है यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर क्यों बोला, मैं आपको भी सब समझाऊंगा, बस आप एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना है। ठीक है, सब चीजें पता लगेंगी। SN2 का नाम क्या होता है? SN2 का नाम होता है बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, SN1 कौन सी होती है? यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 कौन सी होती है? बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम एक काम करते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। आज वाले लेक्चर के अंदर हम केवल SN1 कवर करेंगे, अगले लेक्चर में हम SN2 कवर करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे अच्छे से। ध्यान से देखना मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। SN1 रिएक्शन क्या होती है, अब हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है SN1।
क्या होती है SN1 रिएक्शन? आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है। इस एल्काइल हैलाइड के अंदर क्या होगा, इस एल्काइल हैलाइड के अंदर आपको SN1 रिएक्शन करानी है। तो SN1 रिएक्शन कराने के लिए आप इसके अंदर रिएजेंट डालेंगे जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके देगा। कौन कौन से होते हैं उसकी भी टेबल बनवाऊंगा सब। तो आप इसके अंदर रिएजेंट डालेंगे। तो रिएजेंट डालने पर होगा क्या, यहाँ से दो बातें बताई थी मैंने, या तो ये हेलोजन खुद से हट जाए या हटाना पड़े। तो SN1 के अंदर क्या होता है, ये जो हेलोजन होता है यहाँ से इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ देता है, और एरो के हेड पर क्या बताया था, क्या आएगा, नेगेटिव, और एरो की टेल पर क्या आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है कार्बोकैटायन की। किसकी फॉर्मेशन होती है, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया यहाँ पर कार्बोकैटायन। क्या बन गया, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। और कार्बोकैटायन के अंदर क्या चेक करना था, रीअरेंजमेंट। और अगर पॉसिबल था तो क्या करते थे, रीअरेंज करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। और मैंने आपको रीअरेंजमेंट पढ़ा दिया कि रीअरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर क्या होता था, फिर जब ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती थी, कार्बोकैटायन बन गया, सारा काम हो गया, रीअरेंजमेंट वगैरह हो गया अगर होना था तो। फिर क्या होगा, फिर इस कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आएगा और आकर इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। और अटैक करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो टोटल इस रिएक्शन के अंदर कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, तो टोटल 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हुए। कौन कौन सा, ये वाला तो होगा आपका स्टेप फर्स्ट, कौन सा होगा, स्टेप फर्स्ट। और ये वाला होगा आपका स्टेप 2, कौन सा होगा, स्टेप 2। यानी कि जो आपकी SN1 रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। कैसी होती है, यहाँ लिख देता हूँ, SN1 रिएक्शन जो आपकी होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। दूसरी बात जो आपको और पता होनी चाहिए, जो स्टेप फर्स्ट होता है ना, जिसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है, स्लो स्टेप। जो स्टेप 1 होता है वो कैसा होता है, स्लो स्टेप। जो स्टेप 2 होता है वो फास्ट होता है। कैसा होता है, फास्ट। कैसा होगा, फास्ट। स्टेप 1 तो कैसा होता है, स्लो, और स्टेप 2 क्या होता है, फास्ट, ठीक है। मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था, ये आपने पढ़ा भी होगा, कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती थी वो कौन होती थी, जिसमें एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते थे। तो इसमें आप ध्यान से देख पा रहे हो तो एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर अगर आपको रेट डिटरमाइन करना है तो उसके अंदर आप क्या चेक करते थे, स्लोवेस्ट स्टेप। तो इसका स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है, ये वाला, ये वाला है ना। तो यानी कि यही वो स्टेप है जिसकी हेल्प से आप क्या बता सकते हैं, इस रिएक्शन की रेट बता सकते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा अच्छे से, और ठीक है ना। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ। पॉइंट क्या क्या है, एक सेकेंड, पॉइंट पॉइंट लिखता हूँ मैं इसके बारे में। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, सबसे पहली चीज, नंबर 1। और अगर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पर क्या चेक करेंगे, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होगा तो क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे। रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होगा तो क्या कराएंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन इज RDS। RDS का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका आपको। RDS का फुल फॉर्म होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है ना, वही आपका क्या होगा, वही स्टेप आपका RDS होगा, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो उस स्टेप के लिए रेट कैसे लिखेंगे आप, अगर आपको रेट लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे R इज इक्वल्स टू, है ना, के। कितनी स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही है, केवल एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन और पावर में क्या आ जाएगा, 1। अगर मैं आपके पास आपसे पूछूं यहाँ पर इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर, तो पावर कितनी है, केवल 1 ही है, तो 1 होगा। इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या होगी, तो मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, कितने मोलिक्यूल्स स्लोवेस्ट स्टेप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अभी बताया था केवल एक ही तो है, तो कितनी होगी मोलिकुलरिटी भी, 1। और मोलिकुलरिटी 1 होने की वजह से ही तो इस रिएक्शन को बोला जाता है यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ,
ठीक है, ये बात हो गई किसकी, रेट की। अगर आपको इसके अंदर क्या करवाना हो, अगर आपको इसके अंदर कंपेयर करवाना हो, क्या रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी आपका ऑर्डर पूछ ले, तो रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्टिविटी एक ही बात होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, यानी कि पहला कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। आप समझो ना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास SN1 रिएक्शन हो रही है, एल्काइल हैलाइड है, उसमें क्या हो रहा है, पहले हेलोजन खुद से निकल रहा है और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। देखो जनरली खुद से तो निकलता नहीं, खुद से नहीं निकलता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि खुद से निकल रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर सोलवेंट काम करता है। ये आपके आपके लेवल की मतलब आपके क्लास के लिए अभी ये बात थोड़ी ज्यादा है, आप इतना ही समझो फिलहाल कि जो एल्काइल हैलाइड है उसमें से हेलोजन अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना, और किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकैटायन की। अब मेरे पास दो दो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो दोनों के अंदर क्या हो रहा है, एक के अंदर तो मेरे पास एल्काइल हैलाइड बन रहा है, ऐसे समझो। यहाँ पे एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको, इस चीज का एग्जांपल से समझ में आएगा। मेरे पास एक तो है एल्काइल हैलाइड ऐसा CH3CH, ठीक है, यहाँ पर आ गया CH3 और इससे जुड़ गया Cl, ठीक है, और एक मेरे पास एल्काइल हैलाइड है कुछ ऐसा, देखना जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया CH2 और यहाँ पर आ गया Cl। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एल्काइल हैलाइड कितना डिग्री है, तो ये आप बोलोगे 3 डिग्री है सर। ये वाला कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। अगर मैं इन दोनों के अंदर SN1 रिएक्शन करवाने जाऊंगा तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से ये हटेगा और इसके हटने के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकैटायन की, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है, ये बन गया कार्बोकैटायन। यहाँ पर भी क्या होगा, सेम, ये हैलोजन हटेगा, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। तो कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आएगा CH3 और यहाँ पर आएगा CH2 और इस CH2 के ऊपर प्लस आएगा अब, ठीक है। अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो ये वाला कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री, ये वाला कितना डिग्री है, 1 डिग्री, ठीक है, ये वाला कितना डिग्री है, 1 डिग्री। तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, मैंने आपको बताया था 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम किसकी होती है, 1 डिग्री की। तो इनमें जब मैं रिएक्शन करा रहा हूं तो रिएक्शन कराने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसका बना, इसका बना, तो यानी कि किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, यानी कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, ठीक है ना। बनेगा इससे भी 3 डिग्री, कैसे बनेगा देखो, फर्दर इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर फर्दर इसके अंदर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्राइड शिफ्ट के बाद आपका कार्बोकैटायन कुछ ऐसा बनेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और आपका कुछ ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पर CH2 था और इसके साथ सॉरी H आ जाएगा, यहाँ पर इसके पास H आ जाएगा, एक सेकेंड, ये बन गया देखो, ठीक है, सॉरी ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पर 3 डिग्री बोल दिया गलती से, ये 2 डिग्री था, मेरा ध्यान नहीं गया, सॉरी 2 डिग्री है ये, है ना, ठीक है। फिर भी अगर मैं दोनों में कंपेयर कराऊं तो पहले किसका ज्यादा स्टेबल बन रहा है, 2 डिग्री वाले का, तो इसकी ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, भले ही इसमें बाद में 3 डिग्री बन रहा है, ये कौन सा हो गया आप 3 डिग्री, ठीक है, स्टेबिलिटी फिर भी किसकी ज्यादा होगी, इसकी, भले ही इसमें बाद में किस कैसा डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, 3 डिग्री। समझे मैं जो चीज समझाना चाह रहा था, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस में बहुत बार अप्लाई होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं एक बार। अब मैं क्या बता रहा था आपको, मैंने बोला था रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही थी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही थी किस पर, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, यानी कि जितना ज्यादा फर्स्ट कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं अभी भी, रिएक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन की, आपके पास एक तो आ जाए एल्काइल आयोडाइड, एक आ जाए आपके पास एल्काइल ब्रोमाइड, एक आ जाए आपके पास एल्काइल क्लोराइड और एक आ जाए आपके पास एल्काइल फ्लोराइड, और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, तो आप बोलेंगे क्या कि एल्काइल आयोडाइड की रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी, एल्काइल ब्रोमाइड की उससे कम होगी, एल्काइल क्लोराइड की उससे कम और एल्काइल फ्लोराइड की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो सबसे ज्यादा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का ही, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर कराऊं किसमें, ये तो मैंने अलग अलग हेलाइड्स के अंदर बात कर ली, अगर एक ही हेलाइड के अंदर बात करूं तो उसके अंदर भी 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी,
तो मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है जो कि 3 डिग्री है, ठीक है। एक मेरे पास एल्काइल हैलाइड है जो कि कैसा है 2 डिग्री है। एक मेरे पास एल्काइल हैलाइड है जो कि कैसा है 1 डिग्री है, और एक मेरे पास है मिथाइल हैलाइड, ठीक है, समझ आई। अगर मैं इसमें कंपेयर कराऊं कि किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से किसकी कितने कौन सी डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी 3 डिग्री की। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड से किसकी फॉर्मेशन होगी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से किसकी फॉर्मेशन होगी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की। और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी होगी 3 डिग्री की, उससे कम किसकी होगी 2 डिग्री की, उससे कम किसकी होगी 1 डिग्री की, और सबसे कम किसकी होगी मिथाइल हैलाइड की। समझ मेरी बात, उस सबसे कम किसकी होगी मिथाइल हैलाइड की, ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ये आपकी कुछ पॉइंट्स थे किसके बारे में SN1 रिएक्शन के बारे में। अब हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, अब हमें पढ़नी है SN1 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्या पढ़नी है SN1 रिएक्शन की, हमें पढ़नी है स्टीरियोकेमिस्ट्री। मैं अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, हम SN1 खत्म करेंगे इस वाले लेक्चर के अंदर, फिर हम बात करेंगे इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर किसकी SN2 की, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से सुनना है मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ कि स्टीरियो केमिस्ट्री SN1, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 पढ़ा रहा हूँ आपको। अब सर ये स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री आपने बोल दिया ये क्या होता है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री हम उसकी पढ़ते हैं जो भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड होगा उसी की स्टीरियो केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। क्या बोला मैंने, OA का मतलब क्या है, OA का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव। क्या मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, इसको पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसका नाम होता है पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट। पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट। अब ये पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट क्या है, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके रखी है, आप उसको देख सकते हैं ऑर्गेनिक में बेसिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर। पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, व्हाट इज पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट, है ना, मैंने उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड्स की ही हम क्या पढ़ते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, क्या पढ़ते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हमें क्या पढ़ना है, मेरे पास एक ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे, मेरे पास एक ये एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर तो लगा हुआ है हेलोजन, यहाँ पर लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप और यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप, और तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप क्या है डिफरेंट है। और ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन हो जाएगा कायरल। अब ये कायरल कार्बन क्या होता है, इसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है 5 मिनट की, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा, हिंट दे देता हूँ, कायरल कार्बन उसी कार्बन को बोला जाएगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और जिसके चारों के चारों बॉन्ड डिफरेंट होंगे। आप इस वाले कार्बन को चेक करो, किस वाले को, इस वाले कार्बन को चेक करो, इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड ये बना हुआ है, एक बॉन्ड ये बना हुआ है, एक बॉन्ड ये बना हुआ है और एक बॉन्ड ये बना हुआ है। और मैंने इन तीनों को R1 R2 R3 क्यों लिखा, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है अलग अलग हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और साथ ही साथ इस वाले कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो कैसा है sp3, क्यों, क्योंकि ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा इसका, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, और कितने सिग्मा हो गए इसके, इसके हो गए 4 सिग्मा यानी कि sp3, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं हम। तो अब क्या करते हैं, अगर मुझे इसके अंदर SN1 रिएक्शन करानी है तो SN1 रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर से हेलोजन बाहर निकलेगा, ठीक है, ये निकल गया हेलोजन बाहर, और किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ से कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। तो किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पर फॉर्मेशन होगी कार्बोकैटायन की, ठीक है, ये आपका कार्बोकैटायन बन गया। और कार्बोकैटायन के अंदर अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट होता है तो आप बता देना कि कार्बोकैटायन के अंदर हमेशा वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। कौन सा होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल। एक सेकंड इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, वैकेंट p ऑर्बिटल कौन सा होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये मैंने बना के दिखा दिया। अब जब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन के बाद इसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट होनी होगी तो वो भी हो गई। अब रीअरेंजमेंट के बाद इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर अटैक होगा, किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का। किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक दो तरीके से हो सकता है, कैसे कैसे, सुनना मेरी बात को ध्यान से। एक तो इसको इधर जगह खाली दिख रही है, यहां से हो सकता है इस न्यूक्लियोफाइल को, या फिर न्यूक्लियोफाइल को एक बार इधर से जगह खाली दिख रही है तो यहां से भी हो सकता है। मैंने क्या बोला, एक बार तो इधर से जगह खाली दिख रही है तो न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर सकता है, एक बार इधर से जगह खाली दिख रही है तो न्यूक्लियोफाइल एक बार यहां से अटैक कर सकता है। और दोनों के अटैक होने के जो चांसेस होंगे कितने कितने होंगे, 50-50 होंगे ऑब्वियसली, है ना।
दोनों की प्रोबेबिलिटी अटैक करने की कितनी होगी 50-50। तो अगर इधर से अटैक किया तो क्या बनेगा, अगर इधर से अटैक किया तो किसकी फॉर्मेशन होगी, फिर से देखो प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल तो आ जाएगा इस तरफ, इसको बड़ा ही कर लेते हैं एक सेकंड, आपको दिखेगा आसानी से। इधर तो क्या आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर R1, यहाँ पर R2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा R3, प्रोडक्ट बन गया। अगर न्यूक्लियोफाइल ने इधर से अटैक किया तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पर आ गया न्यूक्लियोफाइल R1 R2 R3। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। एक बार तो इसकी फॉर्मेशन होगी और एक बार इसकी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या, अगर मैं इस वाले को, किस वाले को देखो ध्यान से, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर कराऊं तो इसमें जो हेलोजन था वो इस तरफ था, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल था वो इस तरफ था। ठीक है ना। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर कराऊं तो इसके अंदर जो हेलोजन है वो इस तरफ है और न्यूक्लियोफाइल भी किसी तरफ जुड़ा है, इसी तरफ जुड़ा है। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर कराऊं, मैं इसको बोल रहा हूँ 1 1 2 नाम दे देते हैं इनको, आपको आसानी होगी याद रखने में। 1 इसको बोलते हैं 2 और इसको बोलते हैं 3। अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर कराऊं तो 1 और 2 में अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या हुआ, 1 और 2 के अंदर 1 से 2 आने पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से जुड़ा और हेलोजन आगे से निकल गया, यानी कि उल्टा हो गया सब कुछ। और उल्टे के लिए हम वर्ड हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इनवर्जन। क्या यूज करते हैं, इनवर्जन। क्या यूज करते हैं, इनवर्जन। दूसरे में अगर पहला और तीसरा कंपेयर कराऊं मैं तो पहले और तीसरे के अंदर जिस तरफ से हेलोजन हटा उसी पोजीशन पर कौन आकर जुड़ा, न्यूक्लियोफाइल एज इट इज रहा। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिटेंशन। क्या वर्ड यूज करते हैं, रिटेंशन। और दोनों के होने के चांसेस कितने कितने परसेंट है, 50-50। यानी कि यहाँ पर 50% तो क्या होगा SN1 के अंदर इन्वर्जन और 50% क्या होगा, रिटेंशन। एक ही रिएक्शन के अंदर बात चल रही है ये। यानी कि मैंने एक रिएक्टेंट लिया, ठीक है ना, एक सबस्ट्रेट लिया जो कि ऑप्टिकली एक्टिव था और मैंने उसके अंदर SN1 रिएक्शन कराई और SN1 रिएक्शन कराने पर उसके अंदर दो प्रोडक्ट बने, जिसमें एक में तो 50% इन्वर्जन हुआ और एक में 50% क्या हुआ, रिटेंशन हुआ। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। और दोनों के दोनों एक ही मिक्सचर के अंदर बनेंगे ना, एक ही मिक्सचर के अंदर तो बनेंगे। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि 2+3 मैंने नाम दिया है 2 और +3, आप A और B भी नाम दे सकते हैं, ठीक, कुछ भी नाम दे सकते हैं। दोनों एक ही मिक्सचर के अंदर बने तो उस मिक्सचर को भी नाम दिया गया है। क्या नाम होता है इस मिक्सचर का, उस मिक्सचर का नाम होता है रेसिमिक मिक्सचर। क्या नाम होता है, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर एक मिक्सचर है दो ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर क्या है, मिक्सचर है जो कि SN1 रिएक्शन के अंदर बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं RM। क्या लिखते हैं, RM। क्या लिखते हैं, RM। ठीक है, इसमें आपको याद रखने वाली एक नई बात क्या है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो ये वाला कार्बन है ये क्या है, कायरल। कैसे है कायरल, आप ध्यान से देखो, ये R1 अलग, ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग। इसके अंदर जो ये वाला कार्बन है ये भी क्या है, कायरल। और मैंने आपको पहले समझा रखा है शॉर्ट वीडियो के अंदर जो आपने देखी थी कि अगर एक कायरल कार्बन कहीं पर प्रेजेंट है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अगर एक कायरल कार्बन कहीं किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका मतलब 1 वाला तो था ही ऑप्टिकली एक्टिव, 2 वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है और 3 वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो होगा क्या, इसमें जो ये 2 वाला है ये भी क्या है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और जो ये 3 वाला है वो भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन जो रेसिमिक मिक्सचर है ना वो आपका हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब पीपीएल को अगर ये राइट साइड घुमा रहा है तो उतना ही ये लेफ्ट साइड घुमाएगा। तो ओवरऑल ये क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से जो आपका रेसिमिक मिक्सचर होता है वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेपरेटली अगर मैं बोलूँ तो ऑप्टिकली एक्टिव, रेसिमिक मिक्सचर जो रहेगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं 2 और 3 को कंपेयर कराऊं, अगर मैं 2 और 3 को कंपेयर कराऊं तो 2 और 3 कंपेयर कराने पर मुझे पता लग रहा है कि जो 2 और 3 है वो साथ ही साथ एक चीज और शो कर रहे हैं आपस में, 2 and 3 आर एनेंशियोमर्स। जो 2 और 3 है वो आपस में क्या है, एनेंशियोमर्स। अब ये एनेंशियोमर्स क्या होता है, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा पहले मैं आपको बता देता हूँ। एनेंशियोमर्स
एनेंशियोमर्स की शॉर्ट में एक डेफिनेशन है, इस साल सीबीएसई के एक सेट में क्वेश्चन आया हुआ था सीधा सीधा, व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर, या डिफाइन रेसिमिक मिक्सचर एंड डिफाइन एनेंशियोमर्स। तो डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस are called enantiomers, are called enantiomers। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को ही क्या बोला जाता है, एनेंशियोमर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस क्या होती हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझना, मेरे पास ये एक अल्फाबेट है ए, ठीक है, ठीक है, अल्फाबेट से समझते हैं, फिर उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेट कर लेंगे। मैंने क्या किया, मैंने बीच में एक मिरर लगा दिया, ये लगा दिया मिरर, ठीक है, ए की जगह बी लो, ए में तो पता ही लगने का आपको, रुक जाओ, ए में तो समझ में नहीं आने का, बी लो, मैंने यहाँ पर क्या किया, बी ले लिया, और जब मैं इसको शीशे में देखूंगा तो शीशे में देखने पर मुझे ही कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बी को पकड़ रहा हूँ, इस बी को पकड़ा और इसको उठा के इसके ऊपर रख रहा हूँ, क्या एक दूसरे को ढक रहे हैं? नहीं ढक रहे हैं ना, तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे को नहीं ढक रहे हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये है ए, और मैं इसके सामने मिरर लगा दूं ऐसे, और यहाँ भी इसकी परछाई ऐसे दिखेगी, और मैं इसको उठा के क्या कर रहा हूँ, मैं इसको उठा के इसके ऊपर ला रहा हूँ, एक सेकेंड, ये तो पूरा ही चला गया, एक सेकेंड, मैं इसको उठा के इसके ऊपर ला रहा हूँ, देखना क्या होगा फिर, मैं इसको उठा के इसके ऊपर ला रहा हूँ, देखो ये सुपर इम्पोज करेगा, साइज थोड़ा सा ऊपर नीचे है, अगर आप ध्यान से देखोगे देखो पूरा इसको सुपर इम्पोज कर गया है ना, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो ये जो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं ये एनेंशियोमर से नहीं होती, जो मिरर इमेजेस आपस में सुपर इम्पोज ना करे वही क्या होती है, एनेंशियोमर्स। अब ऊपर देखो मैंने उसको एनेंशियोमर्स क्यों बोला, उसको समझो आप, देखो यहाँ पर एनेंशियोमर्स क्यों बोला, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसको, रुको एक सेकेंड, देखो इसको अगर मैं उठा के इसके ऊपर लेके आऊं, देखो क्या सुपर इम्पोज कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, एक में न्यूक्लियोफाइल राइट साइड है तो एक में लेफ्ट साइड है, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, तो इसलिए 2 और 3 आपस में क्या हो जाएंगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या खत्म हो गया, यहाँ पर SN1 रिएक्शन खत्म हो गया। और आपको एक बार क्या करना है, आपको एक बार बेसिक्स की वीडियो देख लेनी है जरूर, ठीक है ना, जो मैंने आपको अभी वीडियो के अंदर बोला कि मैंने आपको पहले से करवा रखा है, उसकी शॉर्ट वीडियो आप उसको देख लेना जाके एक बार। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे SN2 रिएक्शंस की, ठीक है।